नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर डे करंट अफेयर एवरेज अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो 10 से 15 मिनट का है। अब तो फिर मैं कुछ टाइम बढ़ा देता हूं, एवरेज 20 मिनट का हो रहा है क्योंकि डिस्कशन ज्यादा कर दे रहे हैं ना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं जो बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े वो फिर कम से कम करंट अफेयर के लिए यहाँ वहां ना भटके। इस चैनल के बनाने का मोटो ही सर यही था कि मेरे इतने खुद विद्यार्थी हैं, मैं सही बताऊं दिल से, अगर वो जुड़ जाते तो इसकी संख्या 15 से 20 जो है तो 1000 हो जाती। लेकिन खैर वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी नए हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनका भी बहुत सारा प्यार और अभिनंदन। और देखना सर, आप सबकी मुहिम और कोशिश कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ने का मौका देगी। और मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट के मामले में कहीं मौका नहीं दूंगा। पढ़ते रहो और बढ़िया अपनी कोशिश करते रहो। सिलेक्शन आज नहीं कल तो हो जाएगा, परेशान कभी मत होना। कुछ न कुछ 19-20 तो होता ही रहता है ना। तो चलिए बात करते हैं 22 मार्च 2025 की करंट अफेयर। क्लियर है किसकी बात कर रहे हैं? 22 मार्च 2025 की न्यूज ना। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? से सम्मानित किया गया। ठीक, कभी कभी कुछ टाइपिंग की वजह से हो सकता है। राम सुतार, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा, उपरोक्त सभी। देखिए तीनों हो सकते हैं। लमसम सभी लोग एक प्रकार से मूर्तिकार या शिल्पीकार ही लोग हैं ना। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर है राम सुतार। हम आपको अच्छा खासा मौका देते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, अपनी पीडीएफ बना लो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हो ना। आइए हम आपको बहुत बढ़िया व्याख्या देते हैं और वो व्याख्या आपको कितना भी आप पढ़ेंगे, बहुत ढूंढेंगे तो जाके ऐसे मिलेगी जितना मैं आपको एक अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कम टाइम में ना। प्रख्यात शिल्पकार, क्या नाम है? राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इसका आंसर होता है भारत रत्न। ध्यान रखें क्या इसका आंसर है? भारत रत्न। और अगर कोई पूछता है कि भारत के कितने सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, तो वैसे तो ये एक ही। अगर क्रम से बात करिए तो जो सेकंड नंबर पे है वो है पद्म विभूषण। अगर थर्ड नंबर पे बात करिए तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा पद्म भूषण। और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा पद्म श्री। ठीक है, बात समझ में ही नहीं? ऐसे आप देखेंगे साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, चिकित्सा का सर्वोच्च सम्मान, खेल का सर्वोच्च सम्मान, सेना का सर्वोच्च सम्मान, ऐसे मैं आपको बहुत सारे सम्मान पढ़ा दूंगा। बट अभी मैं अगर सब पे चला गया ना तो फिर क्या होगा, हम इसी में बहुत लंबा कर सकते हैं। आप यकीन मानिए करता नहीं हूं, वरना आप सोचिए ऑफलाइन फील्ड में मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए। तो एक 12-13 साल की जर्नी बहुत बड़ी। जब मैं पढ़ाता था दिल्ली वगैरह में तो आप सोचिए कि कोई टीचर नजर नहीं आता था जो आज आपको यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं। लेकिन खैर ये समय का खेल है, किसी को जल्दी मौका मिलता है, किसी को कम मौका मिलता है ना। तो इस पुरस्कार के तहत आप ध्यान रखेंगे जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके तहत क्या है, 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, अमाउंट इतना है। पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर, ठीक, नर्मदा केवड़िया गुजरात, डिजाइन तैयार किया था महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1996 से हुई थी और 1996 में की थी। अब बात क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी आपको दाएं बाएं करने की नीड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिहाज से। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसको देखेंगे। यहां पर क्या हमारा पॉइंट है, यहां कह रहे हैं कि आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए उत्सव बस्तर पंडुम 2025 किस राज्य में मनाया गया? एक ऑप्शन आपका यहां चला गया है,
ये है, ऐसे कर लीजिए छत्तीसगढ़। तो वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग आप अगर लगाएं तो ये बस्तर वगैरह कहां पर, छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। और ये चारों राज्यों की खास बात है, यहां पर आदिवासी कल्याण मंत्री भी होता है। यही 4 राज्य हैं जहां 94 सीए 2006 के तहत इन 4 राज्यों में राज्यपाल आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है ना। और इसमें आदिवासियों की संख्या क्या है, और राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा इन 4 राज्यों में ना। तो आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए उत्सव बस्तर पंडुम 2025 किस राज्य में मनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए जहां जरूरी वहीं व्याख्या देंगे, कोई शौक नहीं है, व्याख्या हर समय तैयार रखिए। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 21 मार्च। आता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेंगे, बहुत कम से कम। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम पॉइंट क्या लिखा है, इस दिवस की शुरुआत 2013 से हुई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे जनरली आते नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग लिख देते हैं, बता देते हैं। तभी तो हमने कहा कि हम अगर चाहें तो क्लास को 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ पर डे की न्यूज पर डे में जोड़ेंगे, रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करते हैं, बस सीधा मतलब। इसका विषय क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। विषय याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो रही है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर सबसे ज्यादा वन भूमि मध्य प्रदेश और परसेंटेज के आधार पर लक्षद्वीप है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा आपको जंगल वाला क्षेत्र कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज के आधार पर देखिए तो लक्षद्वीप। ये 2023 की रिपोर्ट कहती है, जो प्रत्येक 2-2 वर्ष पे आती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार 1987 में जारी हुई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पड़ता है, देहरादून। यही इस रिपोर्ट को जारी करता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ऑप्शन कुछ आपके सामने ऐसे दिए जाएंगे, लिब बुटैन, क्रिस्टी कोवेंट्री, सेलेस्टियन को, थॉमस बाच। कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे ना। तो यहां पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे, इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री ना। और अभी हम बताएंगे ये कौन है, किस देश की है, किस कॉन्टिनेंट की है। ठीक है, पहली बार किसी महिला को मौका मिला है। क्रिस्टी कोवेंट्री की जगह पर इससे पहले कौन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे, तो इनका नाम है थॉमस बाच। ये किस कंट्री के थे, ये जर्मनी के थे। भारत से कभी कोई अभी तक यहां पर आईओसी समिति में अध्यक्ष के तौर पे नहीं रहा है। अब हम जो व्याख्या देने जा रहे हैं, ये आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी ना। ध्यान दीजिए, लिखा क्या है पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 131 वर्षों के इतिहास में, अगर आप रियलिटी देखें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब है, 1894। जोड़ लीजिए, 131 वर्ष ही आएंगे। पहली बार किसी महिला और अफ्रीकन देश की नागरिक को अध्यक्ष चुना है। मतलब कहने का क्या ये है कि पहली बार कोई महिला बैठी है, कोवेंट्री, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होने वाली पहली व्यक्तित्व, पहली नागरिक, पहली पर्सनालिटी, यानी पुरुषों में भी पहली, महिलाओं में पहली, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कमान संभालने वाली जिम्बाब्वे की खेल मंत्री और तैराकी में 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला को यह अवसर मिला है। ये 23 जून को ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच की जगह खेलों की सबसे शक्तिशाली संस्था का कार्यभार संभालेंगी। ये खेलों की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट, एक और पॉइंट है, ये भी आपके काम का है। 41 वर्षीय, हालांकि एज पूछते नहीं है, अफ्रीकन महिला, ठीक है, जिनका भी नाम बताया हमने कोवेंट्री का, अगले 8 वर्ष यानी कि 2033 तक इस पद पर रहेंगी और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनेंगी। मतलब अभी इनका नाम फाइनल हो गया है, 23 जून को ये पदभार ग्रहण करेगी। किसका स्थान लेगी, थॉमस बाच का। आईओसी के बारे में जानते हैं, 1894, हेडक्वार्टर लुसाने। ठीक है, इसके अलावा हमने आईओसी कई बार पढ़ा रखा है।
और ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष। कभी कभी किसी व्यक्ति को 2-2 कार्यकाल मिल जाते, जैसे थॉमस बाच को मिल गए ना। और ये अध्यक्ष पे बनने वाली अफ्रीका, किस कंट्री? जिम्बाब्वे। कौन से नंबर के अध्यक्ष? 10वीं। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको अगले एग्जाम में मिल भी जाए जब भी कोई पेपर देने जाएंगे। अगला है, हाल ही में 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? एंड्रयू बार्टी, रिचार्ड सटन, जयाश्री वेंकटेशन और गुंटर ब्लॉसल। तो इसका राइट आंसर ये है गुंटर ब्लॉसल। ऑस्ट्रिया के जल विज्ञानी गुंटर ब्लॉसल को उनके प्रयासों, बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। स्टॉकहोम मामला स्वीडन का है, स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, इसको देख लेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रांस ने मोसल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका मूल्य $92 बिलियन है। सफेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है। अगली बात, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉक्स पिरोनन और फिलिप डी डोनाटो ने सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडारों में से एक की खोज की है। सफेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया भर में पाया जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हैं। सफेद हाइड्रोजन एक किफायती विकल्प हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत सिर्फ $1 प्रति 1 किलोग्राम है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $6 प्रति किलोग्राम पड़ती है या होती है। बात क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। हाल ही में लॉन्च टू द सेवेंथ जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नमिता गोखले, गीतिका लीडर, डॉक्टर VI मथन, पंकज मिश्रा। राइट आंसर है डॉक्टर VI मथन। हमने पहले बोल रखा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पढ़िए। आपको पर डे तो मैं नहीं बोल सकता, हर 2-3 दिन पे एक बुक लेटेस्ट आती है। अगर आप 30 दिन पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 6-7 बुकें मिल जाएगी। तो पूरे साल भर में अगर आप देखेंगे तो 70-80 बुक हो जाएंगी। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि डेली एक हम डे भी जोड़ देते हैं, एक बुक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें तो हम जोड़ रहे हैं ना, तो बस खाली आप अपने पढ़ने की स्टेमिना बनाइए, मेहनत करिए, बाकी चीजें हम मैनेज कर लेंगे। हम भी नहीं बोलना चाहते बार बार, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बार बार बोलिए तो फिर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, भिवंडी है, पुणे है, नासिक, संभाजी नगर। तो बहुत लोग हो सकता है संभाजी नगर मार दे, इसका राइट आंसर भिवंडी है। आइए हम समझाते हैं थोड़ी इसकी व्याख्या। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, धैर्य और अमर विरासत का प्रतीक है। भारतीय नौसेना का जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उन्होंने नौसेना का मुख्यालय कोलाबा में बनाया था। ये कई बार हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी ने नौसेना का मुख्यालय कहां बनाया था? तो कोलाबा ना। ध्यान रखेंगे, एक दिग्गज मराठा साम्राज्य, मराठा का मतलब ही होता है महान संघर्ष। आप देखिए, मुगलों परिवार कोई नहीं बचा है, मराठे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी आवाज तो बुलंद करेंगे। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी, संभाजी, ठीक है, राजा राम, साहू, ठीक है, शिवाजी द्वितीय, ऐसे उनके जो परिवार में लोग रहे। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे क्या लिखा है। 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर है 392 ना। 2022 में गैंडों की संख्या 347 थी, जो 2025 में बढ़कर 392 हो गई है। राज्य में एक सींग वाले गैंडे जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पड़ता? पश्चिम बंगाल। गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। तो ये आपको दो ऑप्शन मिल गए। जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। गोरुमारा पश्चिम बंगाल।
ठीक है, इनकी वहां प्रेजेंस है। अब बात करेंगे हम सबसे ज्यादा मतलब जल्दामारा में है, फिर गोरुमारा में ना। चलिए, और इसके अलावा कुछ फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में सबसे अधिक गैंडे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जहां पर 2600 से अधिक गैंडे हैं। ठीक, अब हर जगह देखा होगा वन्य जीव जो जीव हैं उनको बचाया जा रहा, संरक्षण किया जा रहा, चाहे वो चीते हो, चाहे बाघ हो, चाहे तेंदुए हो, कुछ भी हो। कुछ पॉइंट और पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है पॉइंट? एक सींग वाले गैंडे असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची प्रथम में एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण प्रदान किया गया। पूछा भी जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, वाटर एक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए पीसीएस, आरओ, सिविल तक बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन आते हैं ना। गिद्ध, तेंदुआ, चीता, बाघ के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। पक्षी प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 पर है। पहले डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या कहां मिली? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 6327। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो पर्सनालिटी कौन सी है? अमिताभ बच्चन, विक्रांत मैसी, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी। इसका राइट आंसर चिरंजीवी है। सभी लोग परिचित होंगे, तेलुगु एक्टर हैं ये। आइए थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। यूके के हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ अपने देश में लोकसभा है, ऐसे वहां हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। आयोजित एक समारोह में थिंक टैंक ब्रिज इंडिया संस्था की ओर से चिरंजीवी को उनके सांस्कृतिक प्रभाव व जनसेवा योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटिश भारतीय संसद सदस्य नवेंदु मिश्रा ने किया था। भारत सरकार ने चिरंजीवी को 2024 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए, और इन्हीं के छोटे भाई पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश में इसमें डिप्टी सीएम है। देखा होगा काफी उनका प्राइम मिनिस्टर से मिलना जुलना रहता है। उनकी जनसेना पार्टी भी है। ठीक है, एनडीए अलायंस के हिस्सेदार है ना। तो हमें लगता है कि इतनी न्यूज सफिशियंट है 22 मार्च की डेट में। ठीक है, अब हम आपको 23 मार्च की डेट न्यूज जो है ये भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कर देंगे। और किसी कारणों से आज मैराथन क्लास थी करंट अफेयर की, लेकिन लाइट का बड़ा इशू था हमारी एरिया में, और आज लाइट कम से कम 3-4 घंटे उन लोगों ने काट दी, तो जिसकी वजह से वो क्लास प्रॉपर हो नहीं पाई। आप चिंता ना करें, मैराथन क्लास पूरे प्रॉपर तरीके से हम फिर से करेंगे 2.5 से 3 घंटे की, और कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं आपको विद इन 1-2 डेज, 1-2 दिन के अंदर ही करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए।